सरिता अपने पति सुरेश के साथ सोनपुर नाम के गांव में रहा करती थी। गांव में उसके पति का तरबूज का एक बहुत बड़ा खेत था, लेकिन आजकल गांव में तरबूज की भरमार बहुत हो गई थी, जिस वजह से तरबूज बेच कर वो अच्छे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी। लगता है मुझे ये तरबूज बेचने का काम छोड़कर कुछ और काम ही करना पड़ेगा। इस काम में तो अब बिल्कुल भी कमाई नहीं है। अरे मैं क्या कहती हूँ, हम तरबूज बेचने से अच्छा तरबूज का जूस बनाकर उसका एक ठेला लगा लेती है। वैसे भी गांव में तरबूज के जूस का कोई ठेला नहीं है। आप पूरा दिन खेत में काम करना और मैं बाजार जाकर तरबूज का जूस बेचूंगी। गांव के बाहर वाले इलाके में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वहाँ काम करने वाले लोग जूस पीना बहुत पसंद करेंगे और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल जाएगा। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। सुरेश अपनी पत्नी सरिता की बात मान जाता है और अगले ही दिन सरिता गांव के बाहरी तरफ अपनी जूस का ठेला लगा लेती है और ठेले के बाहर एक गिलास तरबूज का जूस सिर्फ 10 रुपए में बेचती है और इसका एक बोर्ड भी टांग देती है। अरे वाह, एक गिलास तरबूज का जूस, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। ये तो बहुत ही सस्ता है। आप मुझे 2 गिलास दे दीजिए। ठेले के बाहर जूस का दाम 10 रुपए देखकर बहुत सारे लोग सरिता के ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे भी एक गिलास जूस देना दीदी। हाँ दीदी, एक गिलास मुझे भी देना। बस अभी देती हूँ। काम के पहले ही दिन शाम होने से पहले ही सरिता के सारे तरबूज खत्म हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये रुपया गिनने में तो बड़ा मजा आ रहा है। आनंद ही आनंद, परमानंद। ये काम तो मेरी उम्मीद से भी अच्छा चल रहा है। शाम होने से पहले ही सारे तरबूजों का जूस बिक गया। देखो तो जरा आज मेरी कमाई कितनी हुई। 800, 900, 1000। अरे वाह, मेरी तो पूरी 1000 रुपए की कमाई हो गई। इतने पैसे तो सुरेश जी 4 दिन तरबूज बेचकर भी नहीं जुटा पाते। अब से तो मैं भाई रोज यहीं पर अपना ठेला लगाया करूंगी। अब सरिता हर रोज वहीं पर अपना तरबूज के जूस का ठेला लगा लेती है। उसका काम वहाँ पर बहुत अच्छा चलने लगा। वो अपने ठेले से महीने के कम से कम 25 से 30 हजार रुपए कमा लेती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता तो उसके मन में अब पैसों का लालच बढ़ता जाता। आज के जमाने में भला 25 से 30 हजार में होता है क्या है? कल को मेरे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी तो मुझे पैसे जोड़ने हैं। जब मेरी बेटी पैदा होगी, बड़ी होगी, तो उसके कन्यादान में और दहेज में भी तो पैसा लगेगा। ताज़ा तरबूजों के जूस के लिए 10 रुपए का दाम तो बहुत कम है। आज से मैं एक गिलास जूस पूरे 20 रुपया का बेचूंगी। वैसे भी मेरा जूस एकदम ताज़ा है। यहाँ पर कोई दूसरा जूस वाला भी नहीं है, तो लोग मेरे पास आकर तो जूस पिएंगे ही। ये सोचकर सरिता अपने तरबूज के जूस का दाम बढ़ा देती है। अरे दीदी, कल तो आपके ठेले पर तरबूज का जूस सिर्फ 10 रुपए का था और आज सीधा 20 रुपए। एक ही दिन में आपने एक गिलास तरबूज जूस पर 10 रुपए बढ़ा दिए। एक दिन में कहाँ भैया, मैं तो इतने महीनों से यहाँ अपना ठेला लगा रही हूँ। अब महंगाई भी तो हर रोज बढ़ती जा रही है। कब तक मैं इतना सस्ता जूस बेच पाऊंगी? 10 रुपए का जूस बेचकर तो अब मेरी लागत भी नहीं निकलती। हाँ, वैसे बात तो आपकी ठीक है। आजकल महंगाई कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, 20 रुपए का ही सही। आप मुझे एक गिलास जूस दे दीजिए। आपके यहाँ का तरबूज का जूस बहुत ही फ्रेश होता है। सभी ग्राहक सरिता के दाम बढ़ाने के बारे में पूछने लगते हैं, तो सरिता सभी को महंगाई का बहाना बनाकर समझा भी देती है। सभी ग्राहक भी ये समझकर हर रोज की तरह जूस पी ही लिया करते। लेकिन कुछ दिनों के बाद सरिता के दिमाग और मन में पैसों का और ज्यादा लालच आने लगता है। 20 रुपए में जूस बेचकर अब मुझे कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा। महीने के सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए की कमाई होती है। मैं तो हर महीने कम से कम 90,000 से 1 लाख रुपया कमाना चाहती हूँ, लेकिन इस दाम में तो वो भी संभव नहीं लग रहा। इसीलिए मैं अब से एक गिलास जूस का दाम 30 रुपया कर दूंगी। सरिता अपने ठेले पर 30 रुपए का एक गिलास तरबूज का जूस का बोर्ड लगा देती है।
अरे दीदी, अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने जूस का दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया था, और अब आपने फिर से अपने जूस का दाम बढ़ा दिया, सीधा 30 रुपए कर दिया। मैं क्या करूं भैया, आजकल महंगाई ही इतनी बढ़ गई है। रहने दीजिए बहन जी, आपको क्या हम सब पागल दिखाई देते हैं? हमें भी पता है बाजार में तरबूज का रेट क्या चल रहा है। बाजार में इतनी भी महंगाई नहीं हुई है कि एक गिलास तरबूज का जूस आप हमें 30 रुपए में बेचें। रहने दीजिए, मुझे कोई जूस नहीं पीना, मैं कहीं और से ही पी लूंगा जूस। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। सरिता उस ग्राहक की बात सुनने के बाद भी तरबूज के जूस का दाम कम नहीं करती, लेकिन दाम बढ़ाने की वजह से अब उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक जूस पीने नहीं आता। शाम तक उसके सारे के सारे तरबूज ठेले पर ज्यों के त्यों ही पड़े रहते हैं। मुझे तो लगा था जूस का दाम बढ़ा दूंगी तो मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन दाम बढ़ाने पर तो मेरे सारे ग्राहक ही बंद हो गए। सुबह से एक ग्लास जूस पीने भी कोई मेरे पास नहीं आया। लगता है अब मुझे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। सरिता अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ और रास्ता सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, अब से मैं ग्राहकों को ताज़ा तरबूज का जूस नहीं दिया करूँगी। मैं घर से ही जूस बनाकर एक पतीले में लेकर आया करूँगी और उसके अंदर मैं पानी और तरबूज के स्वाद वाला मिश्रण मिला दूंगी। जूस का रंग थोड़ा हल्का पड़ेगा तो उसमें लाल रंग की मिलावट कर दूंगी। किसी को क्या ही पता चलेगा और सस्ते में मेरा काम भी हो जाएगा। अगले दिन सरिता कुछ तरबूजों के जूस में पानी मिलाकर उसके अंदर तरबूज के फ्लेवर वाला केमिकल और रेड कलर मिला देती है और उसके अंदर वो स्वाद के लिए चीनी भी डाल देती है और उस जूस को वो 3-4 बड़े पतीलों में भरकर अपने ठेले पर रखकर बेचने जाती है और जूस का दाम घटाकर फिर से 20 रुपए कर देती है। अच्छा हुआ जो आपने फिर से जूस का दाम घटा दिया, वरना कोई भी आपके ठेले पर जूस पीने नहीं आता। मुझे एक गिलास जूस दे दीजिए। सरिता सभी ग्राहकों को एक एक ग्लास जूस पीने को देती है, लेकिन आज सभी ग्राहकों को जूस का स्वाद कुछ अजीब सा लगता है। आज आपके जूस में कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत ज्यादा केमिकल का स्वाद आ रहा है। अरे भैया, ये खेती के ताजे तरबूज का जूस है, इसमें भला केमिकल का स्वाद कैसे आएगा? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको ठीक से स्वाद का पता नहीं चल रहा। कुछ ग्राहकों को स्वाद ज्यादा पता नहीं चल पाता, लेकिन कुछ ग्राहक उसे इस बारे में कहकर भी जाते हैं। लेकिन हर रोज उस जूस को पीने के बाद उन्हें भी उस स्वाद की आदत सी पड़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे अब उसके ठेले के तरबूज का जूस पीकर लोग बीमार पड़ने लगते हैं। आपका जूस पीने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, साथ साथ मेरे सभी दोस्त भी अस्पताल में हैं। आपके खिलाफ तो मैं कंप्लेंट करूंगा। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरे ठेले का तरबूज का जूस पीने की वजह से ही बीमार हुए हो? क्या पता तुमने बाहर का कुछ गलत खा लिया हो। इस तरह किसी पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें मेरा जूस खराब लगता है तो आज के बाद मत आना मेरे ठेले पर जूस पीने। सरिता उस आदमी को डांटकर वहाँ से भगा देती है। लोगों को घटिया जूस पिलाकर वो खूब मुनाफा कमाती है। लेकिन तभी एक दिन उसके ठेले पर दौरे के लिए निकले मंत्री साहब जूस पीने आते हैं। वो बिना सोचे समझे उन्हें मिलावट वाला जूस पिला देती है, जिसे पीने के बाद मंत्री साहब की तबीयत खराब हो जाती है। उस ठेले वाली के तरबूज के जूस की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। तुम जांच करो, कहीं वो औरत मिलावट वाला जूस तो नहीं बेच रही। जी मंत्री साहब। मंत्री जी के कहने पर उनके लोग सरिता के ठेले के तरबूज के जूस को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिसमें उसके अंदर बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से सरिता को अरेस्ट कर लिया जाता है और अपने पैसों के लालच की वजह से उसे अब कुछ साल जेल में ही काटने पड़ते हैं। आलसी बर्फ गोले वाला। गोलापुर नाम के गांव में मुकेश अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे रवि के साथ रहता था, जो कि हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ गांव में घूमता रहता था। मुकेश हमेशा से ही गांव में बर्फ का गोला बेचा करता था, इसलिए सभी गांव वाले उसे मुकेश बर्फ गोले वाला के नाम से जानते थे। लेकिन अब मुकेश की उम्र हो चली थी, इसलिए उसने अपना बर्फ गोले का काम अपने बेटे रवि को सौंपने के बारे में सोचा। बेटा रवि,
अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज से मेरे बर्फ गोले का काम तू संभालेगा। लेकिन पिताजी, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। इतनी सी उम्र में क्या आप मुझसे काम करवाओगे? इस साल पूरे 22 का हो गया है तू। पहले तो स्कूल जाकर ठीक से पढ़ाई नहीं की और अब अपने पिताजी के काम में हाथ बंटवाने से भी मना कर रहा है। कल से तू चुपचाप गांव में बर्फ गोला बेचने जाएगा। मुझे तेरा कोई बहाना नहीं सुनना। अगर काम पर नहीं गया तो तेरा घर में आना ही बंद कर दूंगी। काम करने के मामले में रवि था तो बहुत आलसी, लेकिन अपनी माँ की ये धमकी सुनकर उसके पास बर्फ गोला बेचने जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। अगले दिन, अरे आलसी कहीं के, उठ क्यों नहीं जाता? कब तक सोता रहेगा? जब तक तू फैक्ट्री में बर्फ लेने जाएगा तब तक तो रात ही हो जाएगी। चल जल्दी से उठकर बर्फ लेकर आ। रवि की माँ उसे बहुत जगाती है, लेकिन वो खर्राटे लेकर सोता रहता है। ये ऐसे नहीं उठेगा। जब तक मैं इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालूंगी तब तक ये आलसी बिस्तर से नहीं निकलेगा। रवि की माँ उसके ऊपर एक बाल्टी भरकर ठंडा पानी डाल देती है। तभी रवि हड़बड़ाते हुए उठकर अपनी माँ की डांट सुनकर जल्दी से बर्फ लेने जाता है और अपना गोले का ठेला लेकर गांव में पहुंच जाता है। अंकल, मुझे एक ऑरेंज फ्लेवर का गोला देना। और मुझे ब्लैक करंट फ्लेवर का गोला देना। और मुझे मैंगो फ्लेवर। अरे एक मिनट रुक जाओ। इतनी जल्दी मैं तुम सबको गोला बनाकर कैसे दूंगा? दो ही तो हाथ है मेरे। सबके सब लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम सबको बारी बारी से गोला दूंगा। रवि अपने आलसीपन के कारण बड़े ही ढीले तरीके से गोले बनाने लगता है। अरे अंकल, थोड़ी जल्दी हाथ चलाओ ना। ऐसे गोला बनाओगी तो पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाएगी। अरे बना रहा हूँ, रुक जाओ। रवि उन्हें इतने धीरे धीरे से गोले बनाकर देता है कि आधे से ज्यादा गोला तो उसके हाथ में पिघल जाता है। अरे अंकल, ये क्या किया आपने? आधे से ज्यादा गोला तो पिघल गया। अब मैं इसमें से क्या खाऊंगी? आपने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। और हाँ, ये आधा गोला है, इसलिए मैं इसके आधे पैसे ही दूंगी। पूरे पैसे चाहिए तो पूरा गोला बना कर दो। अरे लाओ, तुम आधे पैसे ही लाओ। ये गोला बना कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं पिताजी ने मुझे ये कैसा काम पकड़ा दिया। रवि उन बच्चों को गोला देकर पास में ही एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है। मैं तो हर रोज ये गोला बेचने का काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर घर पर मैंने काम करने के लिए मना किया तो माँ मुझे घर में घुसने नहीं देंगी। मुझे कोई तो तरकीब सोचनी होगी। सोच रवि बेटा, कुछ सोच। रवि पेड़ के नीचे बैठे हुए ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे सामने वाली चाय की दुकान पर एक लड़का बर्तन धोते हुए दिखाई देता है। वो उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। एक बात बता, तू पूरे महीने इस चाय की दुकान पर बर्तन धोता है, तो तेरा मालिक तुझे महीने के कितने पैसे देता है? 1000 रुपए देता है भैया। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम छोड़कर मेरे साथ गोला बेचने का काम शुरू कर दे। तुझे हर सुबह जाकर फैक्ट्री से बर्फ लानी होगी और पूरे दिन गोले बेचने होंगे। इसके बदले मैं अब तुझे महीने के पूरे 2000 रुपए दूंगा। 2000 रुपए का नाम सुनकर वो लड़का तुरंत ही काम के लिए हाँ बोल देता है। अब अगले दिन रवि नहा धोकर घर से निकलता है। घर वालों को लगता है कि रवि गोले बेचने के लिए जा रहा है, लेकिन वो तो छोटू पर सारा काम सौंपकर पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। पिताजी को क्या लगा था कि मैं उनके कहने पर ये गोले बेचने का काम करूंगा? अरे मैं सेठ आदमी हूँ, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करूंगा। ऐसे ही रवि पूरा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। शाम होते ही वो छोटू के पास पूरे दिन की कमाई के पैसे लेने पहुंच जाता है। ला भाई छोटू, आज कितनी कमाई हुई, मुझे सारे पैसे दे दे। ये लीजिए भैया, आज 300 रुपए की कमाई हुई। ठीक है, ला दे। ये भी कितना बेवकूफ है। सुबह खुद ही मुझे 500 रुपए के गोले का सामान देकर गया था। उसके बाद भी इसे ये नहीं पता कि दिन में गोले बेचकर कितनी कमाई होगी। इसे तो मैं अब खूब अच्छी तरह से बेवकूफ बनाऊंगा। अब रवि हर दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और शाम होते ही छोटू से पैसे लेकर घर लौट जाता और हर रोज छोटू से कम पैसे देकर अच्छी तरह बेवकूफ बनाता। तभी अगले महीने, भैया आप मुझे पिछले महीने की पगार दे दीजिए, महीना पूरा हो गया। हाँ ये ले। रवि उसे 2000 रुपए देकर घर चला जाता है।
तभी उसके पिताजी उससे पूछते हैं, इस महीने कितनी कमाई हुई रवि बेटा? हर दिन की कमाई छोटू रवि को 300 रुपए देता था। उसके पास महीने के 9,000 रुपए आए थे, जिसमें से 2,000 रुपए वो छोटू को दे चुका था और वो गोला बनाने के लिए हर रोज 100 रुपए की बर्फ खरीद कर लाता था। तो उसमें उसके महीने के 3,000 रुपए खर्च हो गए थे। मतलब कुल मिलाकर अब उसके पास सिर्फ 4,000 रुपए ही बचे थे। ये लीजिए पिताजी, इस महीने 4,000 रुपए की बचत हुई है। क्या? सिर्फ 4,000 रुपए? तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं पिताजी, इसमें मजाक कैसा? ये मजाक नहीं तो और क्या है? जब मैं हर रोज गांव में गोले बेचने जाता था तो पूरे महीने में कम से कम 9,000 से 10,000 रुपए की बचत होती थी। सच सच बता, तूने बाकी के पैसे अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी में तो खर्च नहीं किए ना? नहीं पिताजी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने तो महीने में जितने भी बचत की वो पैसे आपको दे दिए। मैं भला आपसे गद्दारी क्यों करूंगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। कहाँ हर महीने 9 से 10,000 रुपए का फायदा और कहाँ सीधे ये 4,000 रुपए, सीधे सीधे 6,000 रुपए का घाटा। अपने पिताजी की बात सुनकर रवि के मन में ख्याल आता है कि कहीं छोटू ने ही तो पैसों की हेराफेरी नहीं की। मुझे तो छोटू पर ही शक हो रहा है। जरूर उसी ने पैसों का घपला किया है। कल शाम को जब उससे गोले के पैसे लेने जाऊंगा तो अच्छी तरह उससे पैसों का हिसाब पूछूंगा। रवि अगली शाम को जब छोटू के पास जाता है तो उसे कहीं भी छोटू नजर ही नहीं आता। वो कई दिन तक छोटू को ढूंढता है, लेकिन छोटू तो अब उसका गोले का ठेला लेकर फरार हो चुका था। मेरी ही गलती है जो मैंने अपने आलस की वजह से अपने पिताजी का ठेला किसी और को चलाने के लिए दे दिया। मेरी वजह से आज वो मेरे पिताजी का इतना सालों पुराना ठेला लेकर भाग गया। पिताजी मुझसे ठेले के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? रवि परेशान होकर अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। देखिए, इनकी तबीयत काफी खराब हो गई है, इसलिए अब हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। हमें इनके ऑपरेशन के लिए पूरे 1 लाख रुपए चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अस्पताल में पैसे जमा कर दीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 1 लाख रुपए मैं इतनी जल्दी कहाँ से लेकर आऊंगा? अपने दोस्तों से जाकर मदद मांगता हूँ। रवि अपने पिताजी के इलाज के लिए अपने हर दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त उसकी कोई मदद नहीं करता। जिसके बाद अंत में उसकी माँ को अपने गहने बेचकर रवि के पिताजी का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। आज मेरी वजह से माँ को अपने गहने बेचने पड़े। अगर मैं शुरू से ही अपना आलस छोड़कर काम करना शुरू कर देता तो आज ऐसा दिन न देखना पड़ता। लेकिन अब मैंने देख लिया है कि आलस का नतीजा क्या होता है, इसलिए आज के बाद मैं किसी भी काम को करने में कोई आलस नहीं करूंगा। इस तरह रवि को अपना सबक मिल जाता है और वो अब आलस छोड़कर पूरी मेहनत से अपने परिवार के लिए काम करना शुरू कर देता है।